हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी कूल गुड इवनिंग। आइए इस सेशन में हम फिर से एरर्स ऑफ नाउन्स पर बात करेंगे और आपके लिए हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड। और इस फर्स्ट पार्ट में हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स पर बात करेंगे। हालांकि और भी इसके दो सीरीज़ हैं, इसके आगे भी आएंगे कोई क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस। मुझे पता है आप इंतज़ार करते हैं और आपकी अब लगावट बढ़ रही है। आई अंडरस्टैंड दिस ऑल। आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन की अंडरस्टैंडिंग क्या है। मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। हम कलेक्टिव नाउन्स पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं, रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, बट कलेक्टिव नाउन की समझ क्या है आखिर, बिना देर किए। नेस्फील्ड साहब के मुताबिक, नेस्फील्ड साहब को आप समझते हैं कि एक अच्छे ग्रामेरियन रहे हैं। कलेक्टिव नाउन की मीनिंग होती है समूहवाचक संज्ञा, यानी किसी भी चीज़ से मिलकर एक समूह बन जाएगा और उस समूह को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। लेकिन समझ है उसकी कि अगर मान लेते हैं कि गायों से मिलकर एक झुंड बना है, उस झुंड को हम हर्ड कहते हैं, HERD, हर्ड, हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल। आप गौर करें, मैं कह रहा हूँ अ हर्ड ऑफ कैटल। आगे बढ़ते हैं। अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ओके, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। हम नहीं कहते अ हर्ड ऑफ कैटल एंड फ्लावर्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स एंड कैटल, ऐसा कभी नहीं कहते। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? इसके मीनिंग है कि ग्रुप जिस भी चीज़ से बना है, सबसे पहले ग्रुप बना तो चीज़ें एक से ज़्यादा होंगी, तभी ग्रुप संभव है, तभी कलेक्शन संभव है। कलेक्शन होना ही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। लेकिन उस कलेक्शन में, उस ग्रुप में, उस समूह में वो सारी चीज़ें एक ही होंगी, सिमिलर होंगी। यानी जिस चीज़ का वो ग्रुप है, उस ग्रुप में वही चीज़ सिर्फ होगी और कई होंगी, एक से ज़्यादा होंगी वो चीज़ें और आपस में सिमिलर होंगी। कलेक्टिव नाउन की समझ ये है। कहने की मीनिंग है, अगर गुच्छा ग्रेप्स का है तो सिर्फ और सिर्फ अंगूर ही होगा उसमें। और अंगूर छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, लंबे वाले हो सकते हैं, थोड़े अलग अलग रंग के हो सकते हैं, लेकिन अंगूर ही होंगे। अब बंच ऑफ कीज़ मैं बोलूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चाबियां ही होंगी। छोटी चाबियां होंगी, बड़ी चाबियां होंगी, अलग अलग नंबर की चाबियां होंगी, लेकिन चाबियों का ही गुच्छा होगा। ये नहीं कि चाबियों के गुच्छे में हम अंगूर मिला दें और एक साथ हम कहें अ बंच ऑफ कीज़ एंड ग्रेप्स, अ बंच ऑफ कीज़ एंड फ्लावर्स। नहीं, अगर फूल का समूह है, यानी फूलों का समूह है, शुद्ध रूप में तो ये कहना होगा, तो सिर्फ और सिर्फ फूल ही होंगे। ये संभव है कि लाल रंग के फूल हो सकते हैं, गुलाबी रंग के फूल हो सकते हैं, सफ़ेद हो सकते हैं, लेकिन फूल ही होंगे। छोटे फूल हो सकते हैं, बड़े फूल हो सकते हैं, ज़्यादा पत्तियों वाले फूल हो सकते हैं, कम पत्तियों वाले फूल हो सकते हैं। लेकिन गौर करें कि उस ग्रुप में, उस कलेक्शन में, वो जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब जो भी चीज़ है, वो चीज़ एक ही होंगी, सिमिलर ही होंगी। सिमिलर होने की मीनिंग कि गायें बड़ी हो सकती हैं, गायें छोटी हो सकती हैं, उजली रंग की हो सकती हैं, भूरी हो सकती हैं, काली हो सकती हैं, लेकिन सारी की सारी गायें ही होंगी, जानवर ही होंगे। और जानवरों के ही झुंड को हम हर्ड कहेंगे, अ हर्ड ऑफ कैटल। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा, अ हर्ड ऑफ कैटल एंड फ्लावर्स। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यानी समझ क्या हुई? कलेक्टिव नाउन में किसी एक चीज़ से मिलकर कलेक्शन बनता है। कलेक्टिव नाउन की समझ है कि एक ही चीज़ से मिलकर वो कलेक्शन बना हो, वो ग्रुप बना हो, और जो भी चीज़ से मिलकर वो ग्रुप बना है वो चीज़ें कई होंगी और वो सारी चीज़ें आपस में सिमिलर होंगी। यानी अ ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स
is called a collective noun. This is the understanding of a collective noun. तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ. The flock of geese spent most of its time in the pasture. Flock of geese. आपने गौर किया था इससे पहले, a bunch of keys मैंने कहा था, a bunch of key नहीं कहा था, a bunch of grapes कहा था, a bunch of grape नहीं कहा था. ओके, a herd of one cow नहीं कहा था, बल्कि a herd of cattle कहा था. A grove of trees, a train of wagons, a train of thoughts. हाँ, thoughts के भी ट्रेन होते हैं. खैर, यानी कलेक्टिव नाउन्स में जो भी चीज़ें शामिल हैं वो चीज़ें आपस में ज़्यादा होंगी, अपने में ज़्यादा होंगी, प्लूरल होंगी. यानी फ्लॉक यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, कलेक्शन का नाम है. और कलेक्शन है किसका? तो गीज़ का. गूज़ का प्लूरल गीज़ होता है, जैसे टूथ का प्लूरल टीथ होता है, GEESE. द फ्लॉक ऑफ गीज़. और फ्लॉक यहाँ पर देखें आप, कलेक्टिव नाउन है यानी सिंगुलर है. तो सिर्फ और सिर्फ गूज़ से मिलकर ही एक झुंड बना है और गूज़ के झुंड को हमने फ्लॉक कहा. लेकिन गूज़ तो एक नहीं है, एक से ज़्यादा हैं, कई हैं, इसलिए गीज़ कहा हमने. तो द फ्लॉक ऑफ गीज़ स्पेंट मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर. पास्चर मतलब घास वाले इलाके को कहते हैं, घास वाले मैदान को पास्चर कहते हैं. कि गीज़ का झुंड, बत्तखों का झुंड, बत्तख आपने सुना होगा, तो बत्तखों के झुंड घास वाले मैदान में अपना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं. यानी फ्लॉक कितने हैं? एक ही फ्लॉक है, मैंने फ्लॉक्स नहीं कहा है. और वर्ब हमारा स्पेंड लिखा है, V1 में लिखा है. V1 प्लूरल होता है. ओके, V1 प्लूरल होता है, V5 सिंगुलर होता है. V5 में S लगा हुआ दिखता है, स्पेंड, स्पेंड्स. कॉन्सेप्ट समझिएगा आप. फ्लॉक हमारा पहला नाउन है, नाउन नंबर फर्स्ट. उसके बाद अव लिखा है, OF, अव. अव इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, अव, अव, अव. ओके, अव एक प्रीपोजिशन है. उसके बाद गीज़ सेकंड नाउन है. तो नाउन नंबर फर्स्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन नंबर सेकंड. तो आगे आने वाला जो वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट नाउन के मुताबिक आता है. यानी कि मीनिंग, फर्स्ट नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आगे सिंगुलर होगा, फर्स्ट नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी आगे प्लूरल होगा. हमारा फ्लॉक यहाँ पर सिंगुलर है, फ्लॉक्स नहीं लिखा है, फ्लॉक लिखा है. इसकी मीनिंग है कि हमें स्पेंड को सिंगुलर करना होगा और स्पेंड का सिंगुलर स्पेंड्स होगा, V5 होगा. तो हम कहेंगे द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर. दिस इज द राइट आंसर. यानी कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कलेक्टिव नाउन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. द जरी इज डिसाइडिंग द मैटर. द जरी इज डिसाइडिंग द मैटर. जरी लोगों के ग्रुप को कहते हैं, यानी लोगों का एक ऐसा ग्रुप जो कोई लीगल डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, वो ग्रुप. तो उस ग्रुप को हम जरी कहते हैं. इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जरी है, ज्यूरी नहीं है. और जरी यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट हुआ है, क्योंकि अगर हम किसी मैटर पर, किसी केस पर डिसीजन लेंगे तो उस ग्रुप में जितने भी लोग शामिल हैं सबके विचार, सबके मत एक होंगे. एक मत वो होंगे सभी लोग जो उस ग्रुप में शामिल हैं, तभी डिसीजन लिया जा सकता है. और डिसीजन की मीनिंग ही है कि सबके मत से, सबके विचार से, सबके ओपिनियन से कोई एक ओपिनियन निकला है जो डिसीजन बनेगा. यानी हम सामूहिक रूप में, हम कलेक्टिवली उन नंबर्स को देख रहे हैं, उन मेंबर्स को देख रहे हैं. यानी कलेक्टिव सेंस में जब हम लोगों को काउंट कर रहे हैं, लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में ही इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर कॉन्सेप्ट ही ये लेता है. इसलिए हम कहेंगे द जरी इज डिसाइडिंग द मैटर. ये करेक्ट सेंटेंस है, आर नहीं होगा यहाँ, क्योंकि हम ग्रुप के मेंबर्स को रेफरेंस नहीं दे रहे, बल्कि ग्रुप को ही हम इकट्ठा एज अ होल बॉडी समझ रहे हैं. ओके, दैट इज़ वाई हम इसे सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करेंगे. और ये सेंटेंस करेक्ट है कि लोगों का ऐसा ग्रुप है जो किसी मैटर पर डिसीजन ले रहे हैं. डिसीजन तभी लेंगे जब सबके मत एक जैसे होंगे.
यानी सिंगुलर एस्पेक्ट में यहाँ बात है। सबको हम सामूहिक रूप में समझने की बात कर रहे हैं। सामूहिक रूप में जब आप समझते हैं तो कलेक्टिव नाउन को सिंगुलरली ट्रीट करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। दिस इज अ कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द कमिटी मीट एवरी वीक। हर सप्ताह कमेटी मिलती है। अब गौर करें, कमेटी को हम यहाँ सिंगुलर नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ 2 कॉन्सेप्ट इससे संबंधित। ये सेंटेंस भी करेक्ट है अपने आप में। कैसे? अगर कमेटी कहकर आप मीट लगा रहे हैं इसके साथ, मीट एक V1 है, V1 प्लूरल नाउन होता है, यानी मीट हमारा यहाँ प्लूरल नाउन में लिखा हुआ है। सॉरी, नाउन कह रहा हूँ मैं, प्लूरल वर्ब है। ओके, तो प्लूरल नंबर में लिखा हुआ ये वर्ब है। इसके साथ हमने कमेटी लगाया। कमेटी दिख भले ही सिंगुलर रहा है, लेकिन मैं इसके साथ अगर प्लूरल वर्ब लगाऊं तो कमेटी भी प्लूरल हो जाएगा। रीज़न, प्लूरल वर्ब लगाने से रेफरेंस कमेटी में जितने लोग शामिल हैं, जितने मेंबर्स शामिल हैं, उनको जाने लगता है। यानी हमारा रेफरेंस इस समय ऐसे सेंटेंस में मेंबर्स को जा रहा है, और मेंबर्स तो कई होंगे, क्योंकि एक से मिलकर ग्रुप नहीं बनेगा, एक से कई लोग ज़्यादा होंगे तभी कमेटी बनेगी। तो ये सेंटेंस भी अपने आप में करेक्ट है, लेकिन आप गौर करेंगे, आप बुक में पढ़ेंगे ये क्वेश्चन। ओके, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि कमेटी को हमने सिंगुलर बॉडी की तरह ट्रीट किया। ओके, कमेटी को हमने सिंगुलर नाउन की तरह देखा, यानी कमेटी को हमने कलेक्टिवली देखा, एक समूह के रूप में देखा। यानी लोगों से मिला हुआ जो समूह है, कलेक्टिव नाउन की तरह जो बन रहा है कमेटी, उसे मैं ट्रीट कर रहा हूँ सिंगुलर के तौर पर। ओके, मैं मेंबर्स को रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेंबर्स से बना हुआ जो ग्रुप है उसे रेफरेंस दे रहा हूँ, ग्रुप को रेफरेंस दे रहा हूँ, मेंबर्स को नहीं। जब आप ग्रुप को रेफरेंस देते हैं तो सिंगुलर हो जाता है कलेक्टिव नाउन। जब आप ग्रुप में इन्वॉल्व्ड मेंबर्स को रेफरेंस देते हैं तो वही ग्रुप, वही कलेक्टिव नाउन जो सिंगुलर जैसा दिखता है, प्लूरल समझा जाने लगता है। आइए हम इसे ग्रुप की समझ से आगे लेकर बढ़ते हैं। तो हमें कहना होगा द कमिटी मीट्स एवरी वीक। ओके, कमिटी इकट्ठा सामूहिक रूप में मिली है आकर। ठीक है, जब समूह के रूप में हम इसे देख रहे हैं तो सिंगुलर नाउन ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आता है, इसलिए हमें मीट को मीट्स लिखना होगा, V5 में लिखना होगा, MEETS। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, द टीम इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। कैप्टनशिप। ओके, द टीम इज डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। कि टीम डिवाइडेड हो गई है कैप्टनशिप के इशू पर, कैप्टनशिप के मैटर पर, यानी कौन कैप्टन बनेगा। टीम इस बात पर डिवाइडेड हो गई है। टीम जब डिवाइडेड होगी तो रेफरेंस किसको जाएगा? टीम के डिवीजन में मीनिंग है, टीम के डिवाइड होने में मीनिंग है, समझ है कि हम प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। टीम डिवाइडेड होगी तो प्लेयर्स की समझ आती है। ओके, क्योंकि डिवीजन से चीज़ें बढ़ती हैं, ज़्यादा आती हैं, एक नहीं होती हैं। ओके, तो जब टीम डिवाइडेड होगी, डिवीजन वर्ड की बात जब आएगी तो हम प्लेयर्स को रेफरेंस देते हैं ऐसा कहकर, और प्लेयर्स से मिलकर कोई टीम बनती है, यानी एक से ज़्यादा प्लेयर्स होते हैं। यानी इस क्वेश्चन में टीम वर्ड कहकर प्लेयर्स को रेफरेंस जा रहा है, और जब प्लेयर्स को रेफरेंस जा रहा है तो नाउन यानी ये कलेक्टिव नाउन टीम सिंगुलर प्लूरल समझा जाएगा, और जब ये प्लूरल नाउन समझा जाएगा तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। हम कहेंगे द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। द टीम आर डिवाइडेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, द ऑडियंस हैज़ टेकन देयर सीट्स। ऑडियंस फिर से कलेक्टिव नाउन की तरह इस्तेमाल में आया हुआ नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। इसके साथ हैज़ भी संभव है, हैव भी संभव है। कब, किस सेंस में? तो आगे के हम एडजेक्टिव को देखकर बात करेंगे। आगे हमने एडजेक्टिव देयर लगाया है, देयर के बाद सीट्स लिखा है हमने। सीट्स एक नाउन है, नाउन से पहले हमने देयर लिखा, तो देयर पजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि सीट्स का रिलेशन हम दिखा रहे हैं, सीट्स पर ओनरशिप हम दिखा रहे हैं, सीट्स की बिलोंगिंग दिखा रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं उन लोगों से। यानी ऑडियंस में कई लोग शामिल होते हैं, एक इंसान से ऑडियंस नहीं बनता, कई लोग आते हैं तो ऑडियंस कहलाती है। लोगों के उस ग्रुप को हम ऑडियंस कहते हैं जिसमें कई लोग शामिल होते हैं और किसी प्रोग्राम को, किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं। आगे हमने देयर लिखा है, देयर का रेफरेंस प्लूरल है, यानी ऑडियंस में जितने बैठे हुए लोग हैं हम लोगों को रेफरेंस दे रहे हैं।
यानी इसमें भी रेफरेंस प्लूरल है। ऑडियंस को हम सिंगुलर बॉडी की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ऑडियंस को हम एज अ होल बॉडी ट्रीट नहीं कर रहे हैं, एज अ होल नहीं ट्रीट कर रहे हैं, यानी कलेक्टिवली हम ट्रीट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें शामिल लोगों को रेफरेंस दे रहे हैं। जब लोगों को रेफरेंस दे रहे हैं हम, देर को देखते हुए ये समझ आ रही है, तो हमें ऑडियंस को प्लूरल नाउन मानना होगा, जबकि ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर दिख रहा है, कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ही दिखता है। लेकिन कलेक्टिव नाउन में दोनों समझ आ सकती है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। कैसे आती है ये समझ? तो कलेक्टिव नाउन के साथ अगर आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं तो कलेक्टिव नाउन में सिंगुलर की समझ आती है, कलेक्टिव नाउन के साथ अगर आप प्लूरल वर्ब लगाते हैं तो कलेक्टिव नाउन प्लूरल नाउन बन जाता है। यहाँ हम प्लूरल की समझ देख रहे हैं देयर के कारण। सीट्स कई हैं, सीट्स पर लोग बैठे हैं, हमने देयर भी कहा है, देयर की मीनिंग एक से ज़्यादा के लिए आती है। यानी ऑडियंस में हम मेंबर्स को रेफरेंस दे रहे हैं, हैव कहेंगे हम, द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। ओके, ये था कॉन्सेप्ट इस सेशन का। नेक्स्ट सेशन में फिर इसी तरह से मुलाकात करेंगे और अच्छी चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आप अगले सेशन में अपनी दस्तखत दे सकते हैं। आप अगले सेशन को भी देखें और समझें, क्योंकि इसकी सीरीज़ चल रही है और मैं नाउन में बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू सो मच।